वक्त हो गया है फ्रेश एंड फास्ट का, यानी सुबह सुबह ताजी खबरें तेज रफ्तार में। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल जबरदस्त तरीके से, और इन सबके बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है अजित गुट के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। शरद पवार का गुट अजित पवार के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। शरद गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है। अजित पवार समेत 9 विधायकों के खिलाफ ये चिट्ठी है। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। देर रात स्पीकर के घर पहुंचे जितेंद्र आव्हाड, उस दौरान उन्होंने ये चिट्ठी सौंपी। एनसीपी पार्टी व्हिप ने स्पीकर के ऑफिस में नोटिस दिया, और उसके बाद आप तस्वीरें देखिए कल किस तरीके से अजित पवार जाते हैं, शपथ लेते हैं, सरकार में डिप्टी सीएम का पद मिलता है। लेकिन अब शरद पवार का जो खेमा है वो एक्शन की तैयारी में है। शरद गुट के लेटर में किस किस विधायक के नाम है वो आपको बताते हैं, क्योंकि ये जानकारी काफी अहम। आप देखिए, अजित पवार का नाम है, सरकार में डिप्टी सीएम बन चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में कई बार डिप्टी सीएम ये बने। एक और बड़े नेता एनसीपी के छगन भुजबल, इनका नाम है कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसके साथ ही दिलीप वलसे पाटिल का नाम है। हसन मुशर्रफ को लेकर बहुत सारी बातें हाल फिलहाल में हुई हैं कांग्रेस की ओर से, और साथ ही शरद पवार के खेमे की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाए गए। धनंजय मुंडे का भी नाम है इस लिस्ट में कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये उन विधायकों के नाम हैं जो लेटर सौंपा गया है स्पीकर को कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। धर्मराव आत्राम, आदिति तटकरे, संजय बनसोडे और अनिल पाटिल का नाम है। तो ये विधायकों के नाम है। इसके साथ ही कल रात से अभी तक शरद पवार और अजित पवार खेमा क्या क्या एक्शन ले रहा है, किस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। एक एक करके आप देखिए किस तरीके से जो ये पूरी पॉलिटिकल फाइट है वो हर समय, हर बदलते समय के साथ एक नया एंगल लेती जा रही है। सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरद पवार गुट की ओर से बागियों को मनाने की कोशिश है, अगर लौट आते हैं तो ये खुशी होगी, ये कहा गया। वहीं अजित पवार का जो खेमा है वो लगातार अपने तेवर पर कायम है। शरद पवार की रैली की प्लानिंग, शक्ति प्रदर्शन के फैसले की बात हो रही है, बागियों पर कार्रवाई की बात हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी दी गई है जिसमें विधायकों के नाम है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अजित पवार का खेमा लगातार मुलाकातें कर रहा है। 5 जुलाई को मुंबई में रैली का ऐलान किया गया है, यानी रैलियों के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश होगी। असली एनसीपी किसके पास, क्योंकि अजित पवार ने यह दावा ठोक दिया है कि एनसीपी दरअसल वही है, उन्हीं के पास असली एनसीपी है। तो ये एक पूरी लड़ाई जिस तरीके से शिवसेना को लेकर देखने को मिली थी शिंदे की बगावत के दौरान। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, पूरा डेवलपमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है महाराष्ट्र में। क्या ये माने कि अब रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन होगा महाराष्ट्र में? जी बिल्कुल। देखिए राकेश, यहाँ मुंबई में गए तो यही महसूस होगा कि ये सब कुछ पिछले 1 साल पहले देखा दिखाया सा था, बस किरदार बदल गए हैं, लेकिन पूरी राजनीति वही है। शिंदे की जगह जो है वो अब अजित पवार दिखाई दे गए हैं, उद्धव ठाकरे की जगह पे अब शरद पवार दिखाई दे गए हैं। वही जो है डिस्क्वालिफिकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो अब शरद पवार लेके जा गए। क्या ऐसे वक्त में, आने वाले वक्त में जो अजित पवार गुट है वो सामने आएगा, कोर्ट जाएगा, कचहरी जाएगा, बताएगा हम ही असली एनसीपी पार्टी हैं? क्या आगे चल के चुनाव चिन्ह नाम वो शरद पवार से छीन करके अजित पवार के पास जाएगा? ये तमाम जो देखने वाली बातें होंगी, और ये शिंदे पार्टी महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। लगातार नजर बनाकर रखिए, अपडेट आपसे आगे लेंगे। लेकिन इस बीच एनसीपी में टूट पर सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि संकट के कारणों का विश्लेषण करेंगे, बागी अगर वापस लौट आते हैं तो खुशी होगी, आगे का संघर्ष वक्त तय करेगा। एनसीपी के साथ थी और रहूंगी, क्योंकि ये सवाल किया गया कि कहीं वो तो खेमा नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से एनसीपी के साथ है, शरद पवार के साथ है और उन्हीं के साथ रहेंगे। Every MLA of NCP is precious to us. हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। अभी हर MLA जो NCP का आज है उसके लिए हमारे मन में प्यार, विश्वास और आदर ही है और रहेगा। उसके बाद कौन क्या करेगा वो आगे देखेंगे। द स्टोरी विल अनफोल्ड इन 2-3 days, बट हम साथ में एक फैमिली की तरह रहे हैं और मेरे मन में उनके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा। तस्वीरें आप देखिए, शरद पवार की ये तस्वीरें आज के दिन की, उनकी ये पहली तस्वीर है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये
बात कही थी कि वो एक बार फिर से पार्टी खड़ी करेंगे। तो ये तस्वीर पुणे की है, मुंबई की नहीं बल्कि पुणे की यह तस्वीर है। कल शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और देखिए मीडिया के लोगों का जमावड़ा, उनकी राय जानने की कोशिश। हालांकि कल ही इस बात को लेकर जानकारी दी गई थी कि उनका आज तय कार्यक्रम है, कर्नाटक की ओर भी जाना है। तो हो सकता है कि वो अपने इस तयशुदा जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है उसकी ओर रुख कर रहे हो शरद पवार। लेकिन जिस तरीके से बगावत हुई, जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, सवाल ये उठ रहा है और लगातार जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सब कुछ शरद पवार को पहले से पता था, क्या ये सब कुछ उनकी जानकारी में था, एनसीपी में आखिरकार दरार क्यों पड़ी। और अगर शरद पवार कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो अपनी पार्टी खड़ी करेंगे तो आखिरकार कैसे, क्योंकि अब उनके साथ अजीत पवार नहीं है, उनके साथ छगन भुजबल नहीं है, उनके साथ बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल नहीं है। तो ये सवाल लगातार महाराष्ट्र की सियासत में पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच अलग अलग राय, अलग अलग प्रतिक्रियाएं और महाराष्ट्र में सियासी भूचाल एक नए मोड़ पर जाती हुई और उन सबके बीच महाराष्ट्र की सियासत में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या महाविकास आघाड़ी की जो गाड़ी थी वो पूरी तरीके से डिरेल हो चुकी है, ये पूरी तरीके से क्या खत्म हो चुका है। लेकिन इन सबके बीच आज की शरद पवार की ये पहली तस्वीर है। पुणे से कराड़ तक कार्यकर्ताओं के बीच दम दिखाएंगे शरद पवार। कुछ पॉलिटिकल कार्यक्रम उनके पहले से तय हैं जिसकी जानकारी कल ही दे दी गई थी। उन कार्यक्रमों में भी आज शामिल होंगे और एक बड़ी बैठक कल भी होने की संभावना है। महाराष्ट्र के कराड़ में आज शरद पवार की बड़ी रैली है। पुणे से कराड़ तक शरद पवार का ये पूरा काफिला जाएगा। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन। अलग अलग 5 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। महाराष्ट्र की सियासत को आप समझिए। अजीत पवार कल सरकार में शामिल हो गए, अपने दलबल के साथ पहुंचे और तस्वीरें आने लगी तो महाराष्ट्र में नए सियासी भूचाल का संकेत देने लगी। सुप्रिया सुले आ गई, जिनके पास फिलहाल पार्टी की कमान है। उन्होंने वापसी की अपील भी कर दी। लेकिन इन सबके बीच आप देखिए शरद पवार का खेमा पहुंच गया, स्पीकर के घर पहुंच गए जितेंद्र आव्हाड। बागियों के खिलाफ एक्शन की मांग की गई है। 9 विधायकों के नाम दिए गए हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सियासी उथल पुथल के बीच आज बैठकों का दौर भी है और बड़े अपडेट्स क्या है जो आज के दिन के लिए हैं। अब देखिए उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की बैठक बुलाई है, यानी जो उनका गुट है उस गुट की उन्होंने बैठक बुलाई है। उधर राज ठाकरे भी आज एक्टिव है। राज ठाकरे ने एमएनएस पार्टी की, यानी उनकी जो पार्टी है उसकी मीटिंग बुलाई है ताकि महाराष्ट्र के बदलते सियासी घटनाक्रम पर चर्चा करें। कांग्रेस पार्टी विधायकों की भी बैठक बुलाई गई है, यानी एक तरीके से कहिए कि महाविकास आघाड़ी के जो घटक थे वो अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं। तो ये जानकारी महाराष्ट्र में सियासी बैठकों का दौर। लेकिन महाराष्ट्र में कुर्सी का नंबर गेम क्या है वो आप समझिए। कुल सीट है 288 महाराष्ट्र विधानसभा में। बहुमत के लिए जरूरी है 145। पुराना समीकरण आप देखिए अगर तो बीजेपी और शिंदे को अगर मिला लीजिए तो 105 और 40 कुल मिलाकर होते हैं 145। यानी अभी भी सरकार बहुमत की स्थिति में है अगर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे जो सरकार चला रहे थे। लेकिन जो समीकरण बदल गया उसकी बातचीत हम कर लेते हैं। जो नया समीकरण बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार को अगर मिला लिया जाता है तो बीजेपी के पास पहले से 105, शिंदे के पास 40, अजीत सरकार के पास यानी अजीत पवार के पास 40, कुल मिलाकर 185। यानी सरकार पहले से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में। तो ये महाराष्ट्र की सियासत है। और अगर शिंदे का गुट टूटता है या फिर हटता है, जिसके कयास है, जो कि कल संजय राउत कह रहे थे, तो आप देखिए फिर भी सरकार की स्थिति क्या होगी। 105 और 40 मिला लीजिए जो अजीत पवार का गुट है जो दावा है, तो फिर भी 145 होगी। यानी सरकार बदस्तूर चलती रहेगी। अगर शिंदे गुट पर कोई एक्शन होता है या फिर वो अगर हटते हैं तो उस स्थिति में, जिसका संकेत कल संजय राउत दे रहे थे अपनी बातचीत में। इस बीच बड़ी खबर एनसीपी से। एनसीपी में फुट पर प्रफुल्ल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। सरकार में शामिल होने का फैसला पार्टी विधायकों का है। एमवीए की सरकार पोस्टपोल अलायंस थी, प्री पोल अलायंस नहीं थी। एनसीपी का अलायंस सिर्फ कांग्रेस से था, शिवसेना से कभी नेचुरल अलायंस नहीं था। गठबंधन में आगे समस्याएं नजर आ रही थी, इसीलिए ये पूरी परिस्थितियां बदली। पार्टी के विधायकों ने और पार्टी के बहुत सारे अहम जो हमारे साथी हैं, उन्होंने ये तय किया कि हमने सरकार में शामिल होना चाहिए। देखिए 2 बातें हैं। यहाँ पर एमवीए की सरकार थी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की। ये सरकार भी पोस्ट पोल अलायंस था।
हमारा अलायंस तो केवल कांग्रेस के साथ था। उस वक्त बहुत सारी चीजें घटनाक्रम हुआ, आपने भी देखा, अजीत पवार ने भी शपथ ली थी। उसके बाद में भले वो सरकार 2 दिन में गिर गई और फिर एनडीए की सरकार बनी, लेकिन शिवसेना ये कभी हमारा नेचुरल अलाय था ही नहीं। तो प्रफुल्ल पटेल को आप सुन रहे थे। प्रफुल्ल पटेल को लेकर और भी खबरें हैं कि वो केंद्रीय कैबिनेट का जो विस्तार होने वाला है उसमें वो शामिल हो सकते हैं, केंद्रीय कैबिनेट में सीट मिल सकती है। पीएम मोदी को लेकर प्रफुल्ल पटेल ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे लोकप्रिय हैं। हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय भी लिए हैं। हमारे देश के बाहर भी आप जाओ तो भारत का एक नाम और सर जो हमारा गर्व से हम एक उठा सकते हैं। तो ये सब बातों को लेकर सामान्य आदमी के मन में भी ये बात तो है कि भाई डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए एक आज के समय को और आज की घड़ी को बहुत ही सही नेता मिले हैं। और अब एक बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान में इस साल के आखिर में चुनाव, लेकिन उससे पहले एक मुलाकात, और ये मुलाकात हुई है गहलोत सरकार के मंत्री की एमआईएम प्रमुख ओवैसी से। और इस मुलाकात ने नई अटकलें शुरू कर दी हैं, सवाल उठा दिए हैं कि क्या राजस्थान में भी महाराष्ट्र जैसा खेला होने वाला है। ओवैसी से मुलाकात की है गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने। तो ये तस्वीर आप देखिए, और राजनीति में जो कुछ दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा उसके मायने होते हैं। तो इस मुलाकात के मायने क्या है? राजेंद्र सिंह गुढ़ा और ओवैसी में 1 घंटे तक मुलाकात। जयपुर में सियासत गर्म है। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर जाहिर सी बात है चर्चा है। आने वाले दिनों में इसके नतीजे दिखाई देंगे, ये बात कही है गुढ़ा ने, जो कि फिलहाल गहलोत सरकार में मंत्री। आज हमसे मिलने के लिए एक एमएलए साहब आए थे, राजेंद्र गुढ़ा साहब आए थे। मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनकी गुफ्तगू से। तो राजेंद्र गुढ़ा अक्सर अपनी सरकार पर यानी गहलोत सरकार पर हमलावर भी रहे हैं। राजस्थान की चुनावी सियासत में क्या गुल ये मुलाकात खिला सकती है वो भी आपको बताते हैं, तो इस पर भी आप नजर डालिए। ओवैसी और गुढ़ा की ये मुलाकात। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, जिसमें 40 मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी ने इस चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। ये सीटें राजस्थान का जो शेखावटी इलाका है उस इलाकों की है। चुरू है, सीकर है, झुंझुनू की है, जहां राजपूत वोटों पर राजेंद्र सिंह गुढ़ा की ठीक ठाक पकड़ है, अच्छी पकड़ है। इनमें से 70% सीटों पर कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी। यानी राजेंद्र गुढ़ा ने अगर पाला बदला तो गहलोत सरकार के लिए मुश्किल तय है। जो इस मुलाकात के बाद क्या इस ओर परिस्थितियां बढ़ेंगी ये देखना होगा। कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो ऐसा ऐलान कर दिए, वो फुला कर दिए। अरे भाई साहब, क्या हमको नजर नहीं आता कि आपके पार्टी में क्या हो रहा है? आपकी पार्टी में कितने लोग तैयार बैठे हैं? आप ही के घर में कितने लोग मौके के इंतजार में हैं? हमसे भी बात करते हैं। हमने कहा भी रुक जाइए, टाइम पर बताएंगे। और अब चलिए तेलंगाना का रुख करते हैं, जहां खम्मम में राहुल गांधी की रैली के बाद सियासत गर्म हो गई है। परिस्थितियां वहां पर भी राजनीतिक तौर पर जबरदस्त उछाल पर है। बीआरएस प्रमुख केसीआर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी गिद्धों की पार्टी है, ये बात कही है केसीआर ने। एआईसीसी मतलब ऑल इंडिया करप्शन कमेटी है। के चंद्रशेखर राव की राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया। जब राहुल गांधी ने बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बताया था, इस पर केसीआर उखड़ पड़े और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को करप्शन कमेटी बता दिया। राहुल गांधी ने कहा था बीआरएस यानी बीजेपी रिश्तेदार समिति। टीआरएस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया, नया नाम लाए हैं बीआरएस, मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। और अब राजधानी दिल्ली का, जहां से महाराष्ट्र में हुए सियासी उठापटक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा तेज होती जा रही है। दिल्ली में आज मोदी कैबिनेट की बैठक प्रगति मैदान में बैठक में चर्चा होगी। आने वाले चुनावों की रणनीति पर बैठक होने वाली है। प्रगति मैदान में जो नया कक्ष बनाया गया है, नया रूम बना है, उसमें यह मीटिंग होने वाली है मोदी कैबिनेट की। और चलिए कुछ अहम जानकारियां इस कैबिनेट मीट को लेकर।
कैबिनेट मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव को लेकर है। जाहिर सी बात है इन राज्यों में किस तरीके से सरकार की योजनाएं लेकर जाएं उसकी चर्चा होगी। लेकिन उड़ती खबर यह भी है कि पीएम मोदी मंत्रिमंडल की इस खास बैठक में अपने कैबिनेट विस्तार का भी ऐलान कर सकते हैं। अजीत पवार के साथ आए एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और अकाली दल की हरसिमरत कौर को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, इसकी चर्चा काफी जोरों पर है। यानी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यह है कि कुनबे को कैसे बढ़ा लिया जाए। और अब एक बड़ी खबर गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। गुरुग्राम से एक दिल दहलाने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पालम विहार इलाके में रोड क्रॉस कर रही महिला को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। महिला को कुचलने के बाद कार सवार वहां से फरार हो गया। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। उसके शरीर में 18 फ्रैक्चर आए हैं। कई अंदरूनी चोटें लगने की वजह से उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पूरा मामला 29 जून का है। इसका वीडियो अब सामने आया है। और चलिए इन सब के बीच एक बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। आज संसदीय समिति की बैठक है, 3 तारीख है और पहले से ये तय था कि 3 तारीख को ये बड़ी बैठक होने वाली है। सुशील मोदी की चेयरमैनशिप वाली ये कमेटी और इसकी बैठक आज बुलाई गई है। लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट को भी बुलाया गया है। बैठक में लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी बैठक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले ही लॉ कमीशन ने राय मांगी थी। 13 जुलाई तक समय सीमा है अपना सुझाव देने की। 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने है। संसदीय समिति की बैठक आज, 13 जुलाई तक आप सुझाव दे सकते हैं। और माना यह जा रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं कि मौजूदा मानसून सेशन जिसकी शुरुआत होने वाली है अब से कुछ समय बाद, तो इस सेशन में बिल पेश किया जा सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। और इस बीच बड़ी खबर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ही जमकर बरसे हैं ओवैसी। एमआईएम इसका विरोध करती रहेगी। ओवैसी ने यह बात कही है। यूसीसी के बहाने ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। यूसीसी के नाम पर हिंदू सिविल कोड लाने की कोशिश हो रही है। बार बार ओवैसी इस बात को कह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर यूपी में सियासत गरमा रही है। यूपी में पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2 बजे होगी और कॉमन सिविल कोड पर समाज की मांगों को लेकर अपनी राय रखेंगे मंसूरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। हिंदुत्व सिविल कोड लाना चाहती। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। एक घर में 2 कानून की बात देश के प्रधानमंत्री करते और कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। कांग्रेस बोलती रहे अभी बिल आन देखेंगे क्या होगा। कांग्रेस पार्टी आप मुंह कब खोले। तो इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन ये जरूरी क्यों है, क्यों इसकी मांग लंबे समय से हो रही है, ये आप समझ लीजिए। जाति धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट है। तो मांग इस बात को लेकर है कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसा कानून इस मसले पर क्यों ना हो। अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर असर पड़ता है। यानी सबके लिए एक कानून होगा तो ये बहुत सुविधाजनक होगा, सबको न्याय दे पाना समय से। हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है 1956 में जो कि आया था। इसके साथ ही मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है। यानी जितने धर्म उस तरीके के अगर नियम हो जाए तो इससे न्यायिक प्रक्रिया पर असर पड़ता है। इसके साथ ही जेंडर इक्वलिटी पर भी असर पड़ता है। लेकिन अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो लगातार हलचल हो रही है। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरीके से समर्थन और विरोध का सुर आगे बढ़ चला है। संसदीय समिति की बैठक है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने हमला किया। राकेश टिकैत ने सरकार को समर्थन देने की बात कह दी है। 13 जुलाई तक आप सुझाव दे सकते हैं मानसून सत्र में बिल आने के कयास। और इस समय एक बड़ी खबर, जो तस्वीर हमने आपको अभी दिखा दी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में आ गए हैं राकेश टिकैत। अगर तिरंगा एक है तो सब कुछ एक होना चाहिए। यानी एक देश एक विधान की वकालत की है राकेश टिकैत ने। सभी को शिक्षा भी एक जैसी मिलनी चाहिए। पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। राकेश टिकैत की ये बड़ी बातें, जिस अंदाज में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है उसके पीछे का तंज भी साफ समझ में आ रहा है। जब देश में तिरंगा एक है, वो भी हो जाओ, एजुकेशन भी एक ही हो जानी चाहिए। और ये जो गरीबों को अनाज बांट रहे, तो गरीबों को अनाज बांटो भाई। बंटवारा सारी चीजों का होना चाहिए और वो सब समान हो।
विरोध और समर्थन की बात है, लेकिन इन सब के बीच आप समझिए कि यूसीसी लागू होने से बदलाव क्या हो जाएंगे। हिंदू कोड बिल, एक देश एक कानून एक विधान की बातचीत सामने आ जाएगी, जिसके आधार पर यूसीसी की जरूरत महसूस की जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में इस बात का जिक्र है कि सरकार इस बात का माहौल बनाए कि आखिरकार कब लेकर आया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। लेकिन बदलाव क्या होंगे ये समझिए। हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो जाएंगे, यानी सबके लिए सिविल के मसलों पर एक कानून होगा। बहु विवाह पर रोक लग जाएगी, यानी एक साथ एक से ज्यादा पत्नियां रख नहीं सकते हैं, एक साथ एक से ज्यादा शादी में आप नहीं रह सकते हैं। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा, ये भी एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। हलाला और इद्दत पर रोक लग जाएगी, जैसा कि उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली, ये भी बातें हो सकती हैं। इसके अलावा पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार होंगे, यानी सिर्फ जो सिविल के मसले हैं, शादी के, एडॉप्शन के, प्रॉपर्टी के, डाइवोर्स के, इन सारे मसलों पर एक जैसे कानून सबके लिए होंगे। अब ये भी समझिए ये बदलाव क्या होगा यूसीसी लागू हो जाने के बाद, ये हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया। लेकिन विरोध के सुर के बीच ये भी आपको जानना जरूरी है कि किन किन देशों में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है पहले से। अमेरिका है, नाइजीरिया है, फ्रांस, इटली, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, यानी इन सभी जगहों पर सबके लिए एक जैसा कानून है। आप किसी भी धर्म में हो, लेकिन आपके लिए एक कानून देश में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 मिनट में ताजी खबरों का फ्रेश डोज। श्रीनगर में इंडियन एयरफोर्स ने 2 घायलों का रेस्क्यू किया। दरअसल पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान 2 पर्वतारोही जख्मी हो गए, जिसके बाद वायुसेना को इसकी सूचना दी गई। बाद में हेलीकॉप्टर से घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी कड़ी में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पूर्वी मेदिनीपुर में तनाव को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में रूट मार्च किया। फिलहाल वहां की स्थिति सामान्य। पूर्व नेशनल पार्क के बाड़े में बंद एक और चीते को खुले जंगल में छोड़ दिया गया। अब तक कुल 10 चीतों को जंगल में छोड़ा जा चुका है। आपको बता दें कि नामीबिया से लाए जाने के बाद पवन को ही सबसे पहले 21 मार्च को जंगल में छोड़ा गया। क्या आप हापुड़ का रुख करते हैं, जहां से हंगामा और पथराव की खबर है। इसके बाद वहां पर सांप्रदायिक तनाव गहराने लगा है। हापुड़ में झगड़े के बाद 2 समुदायों में पथराव हुआ है। बुग्गी विवाद में ब्रह्मनान मोहल्ले में पथराव की खबर है। 3 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। हिरासत में 12 लोगों को लिया गया है। बवाल के बाद 3 थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष के हमले की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, वो हमने आपको दिखाई। अब ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जबरदस्त पत्थरबाजी की गई, हाथों में डंडे लेकर। पुलिस के मुताबिक शनिवार की देर रात रास्ते में भैंसा बुग्गी खड़ी करने को लेकर दोनों समुदायों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष की ओर से पथराव किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। क्या हुआ था आज? कुछ भी नहीं, हम अंदर थे, पथराव चालू किया हम लोगों को। कितने लोग थे पथराव करने वाले? बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मारना हमें। तो घर में घुस के पथराव करा? पथराव करके गए वो सारा हमारे ऊपर। और अब बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां लव जिहाद की वारदात सामने आने के बाद हंगामा हुआ है। बिलासपुर के तुरबा थाने में जबरदस्त हंगामा, लोगों का लव जिहाद केस में कार्रवाई की मांग की गई है। शनिवार से लापता है 19 साल की लड़की। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को लोगों ने देखा भी है। आरोपी का नाम आफ्ताब बताया गया है। जब वो लड़की को ले जाते दिखाई दिया है। 2 दिन पहले लड़की से लव जिहाद दुष्कर्म की शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में लड़की के बालिग होने का हवाला देकर केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर केस दर्ज करने की मांग की है। थाने में भजन गाकर विरोध जताया और अब ये सीसीटीवी सामने आ गई। अब एक बड़ी खबर अवैध धर्मांतरण से जुड़ी हुई। गेमिंग जिहाद पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। सामने आ चुका है धर्मांतरण रैकेट का बेंगलुरु कनेक्शन। यूपी एटीएस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण के लिए गेमिंग प्लेटफॉर्म से झांसा दे रहे थे। झांसा देकर एक शख्स का धर्मांतरण कराने का भी आरोप है। आरोपी महिला, जिसका नाम रेशमा बताया जा रहा है, इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, उसकी खोजबीन कर रही है। और चलिए अब आपको प्रभु राम की नगरी अयोध्या लेकर चलते हैं। नई तस्वीर सामने आई है।
कैसे पूरे शहर को सजाया जा रहा है 30 सेकंड में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या अब पूरी तरह से राममय होती दिखाई दे रही है। प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब पूरे शहर को प्रभु श्री राम के थीम पर सजाया संवारा जा रहा है। दीवारों की पेंटिंग हो या स्ट्रीट लाइट, हर कोना इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि लोगों को हर हिस्से में राम की झलक दिखाई दे। शहर में लगने वाली स्ट्रीट लाइट्स का डिजाइन भी कुछ इस तरह से तैयार किया गया है। देखिए कैसे धनुष के आकार में स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। आने वाले दिनों में और लाइट्स लगाई जाएंगी।